गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर चल रहा था स्टाफिंग। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने स्टाफिंग के प्रोसेस का इंट्रो लिया था और लास्ट लेक्चर में हमने उस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या कहता है कि पहले आप एस्टिमेट लगा लो कि आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितना है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसमें हम दो चीज़ करेंगे, एक वर्क लोड एनालिसिस करेंगे और दूसरा वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस मतलब काम कितना है, ये हमेशा कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता। फिर वर्क फोर्स एनालिसिस कि आपके पास लोग कितने अवेलेबल हैं एज़ कम्पेरेटिव टू जितना काम है। अब इसमें तीन सिचुएशन निकल के आएगी, ओवर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग एंड ऑप्टिमली स्टाफ। अगर अंडर स्टाफिंग है तो आप प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, ओवर स्टाफिंग है तो या तो ट्रांसफ़र कर दो या फिर फायर कर दो, ऑप्टिमली स्टाफ है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हम आगे बढ़ते हैं अंडर स्टाफिंग को लेके कि सर हमारे पास लोग भाग की कमी है, हमें और लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई बुलाने की प्रक्रिया, जो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, बोलते हैं रिक्रूटमेंट। हम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इश्तिहार देते हैं। हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इश्तिहार दिया जाता है, कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया जाता है। ये रिक्रूटमेंट है, जितने लोग आ सकते होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। 1000 आएंगे तो हज़ारों में से 1, लाख आएंगे तो लाखों में से 1, ठीक है। फिर उसमें से अलग अलग स्टेप करके हम फिल्टर करते 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 किसी एक हीरे को कोयले की खान में से निकाल के लाते हैं, उसको बोलते हैं हम सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव स्टेज, आने दो भाई, और सिलेक्शन नेगेटिव स्टेज, चलो भाई निकलो यहाँ से, हो गया। आज अपन को इसके आगे से पढ़ना है। आपने जैसे किसी बंदे को सेलेक्ट किया, उसके बाद होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है, उसके लिए वापस से हम चलते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा कि यार एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करी थी जिसमें इतनी बड़ी मशीन थी, एक मेन मशीन, 2 उसकी सप्लीमेंट्री मशीन थी। स्टेप नंबर 1 के प्रोसेस रॉ मटेरियल की कटिंग होती थी, स्टेप नंबर 2 मिक्सिंग होती थी, थर्ड मिक्स मटेरियल यहाँ से डलता था और यहाँ से पाइप निकलता था और यहाँ पे उसकी पैकिंग होती थी पाइप की, ठीक है। और वर्कर कितने चाहिए थे सर? 1 लेबर चाहिए था, ये 2 मशीन के लिए, जो कटिंग भी कर देगा और मिक्सिंग भी कर देगा। बहुत छोटा छोटा प्रोसेस होता है, उठा के सिर्फ एक मशीन में डालना ही है। स्टेप ये दूसरा वाला, पूरे हमारी फैक्ट्री की जान, जिसको क्या बोला हमने, ऑपरेटर, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा भी यार हमारा है चंगू मंगू, जो पैकिंग के लिए काम में आता था, एंड प्रोडक्ट को संभालने के लिए। यहाँ से जो पाइप निकल रहा है उसको लोड करता, बंडल बनाता, उठा के यहाँ पे रख देता, बस इतना सही काम है। ना इसको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, ना इसको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। हाँ, इसको भी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होनी चाहिए, मशीन की नॉलेज होनी चाहिए। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, मशीन स्पेसिफिक नॉलेज इसके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे स्टॉक रहता था, यहाँ से डिलीवरी होती थी। तो इन पूरे प्रोसेस की केयर टेकिंग के लिए क्या चाहिए था, एक सुपरवाइज़र चाहिए था। सुपरवाइज़र का काम सिर्फ दिन में है तो वो एक ही चाहिए, लेकिन जो हमारी फैक्ट्री है वो 24 आवर्स रन कर रही थी, तो 3 लोग सुबह चाहिए थे, 3 लोग शाम को चाहिए थे, टोटल 7 लोग हमें चाहिए थे। ये कहानी अपन समझ चुके हैं। कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार इसी एग्जाम्पल से अपन बाकी सारी चीज़ें सीखेंगे। अब मैं मानता हूँ कि मैंने इन सब को वन बाय वन क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सबके लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह से लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोग आए, उसमें से सेलेक्ट किया। इनके सिलेक्शन में टाइम नहीं लगा, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई इनके पास नॉलेज हो के नहीं हो, मुझे ये बताना है कि बेटा यहाँ से माल उठाना है, यहाँ पे डालना है, कितना टाइम लगेगा, पागल आदमी नहीं है तो आराम से कर लेगा। तो इनमें टाइम नहीं लगा, इसमें भी इतना टाइम नहीं लगा, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लगा लेकिन इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसको भी प्रीवियस नॉलेज हो के ना हो मतलब नहीं, बस विश्वास पात्र आदमी होना चाहिए। यहाँ पे बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये तो सर नगीना ढूंढ के निकालना है, ये है तो फैक्ट्री है, ये नहीं है तो फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे बहुत टाइम लगा। अब आपने उसको अपॉइंट कर लिया ना, इसके बाद का काम है प्लेसमेंट। अब 2 चीज़ है, प्लेसमेंट भी है और ओरिएंटेशन भी है। दोनों में फ़र्क क्या है कि उस एम्प्लॉई के लिए जो एक्टिविटी आपको करनी है उसको कहेंगे प्लेसमेंट, और उस एम्प्लॉई से रिलेटेड जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपन मिलाएंगे जुलाएंगे वो क्या है, ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में क्या होगा कि मैं जब इस बंदे को अपॉइंट करूँगा तो उसको समझाऊंगा कि देख ये हमारी फैक्ट्री है, ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है, रॉ मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से मशीन 1 में डालना, पीसेस हो जाएंगे, कटिंग हो गई, यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना, थोड़ी देर चलाना, ये मशीन गर्म करके माल बाहर निकाल देगी, इस प्रोडक्ट को यहाँ डाल देना, बस। मतलब मुझे उसका काम उसको बताना पड़ा
कि तुझे यहाँ खड़े रहना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, बात खत्म हो गई। ये क्या हो गया? प्लेसमेंट। वर्ड से ही समझ में आता है, व्हाट इज योर प्लेस, वहाँ पे प्लेस कर देना उसको, इज कॉल्ड प्लेसमेंट। मीन्स अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फैकल्टी को लेके आऊँ जिसको आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ानी है, तो मैं उससे क्या कहूँ, सर ये हमारा 12th का बैच है, 4:30 बजे उनके 12th का बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, 4:30 से 5:15 तक, ये रहा मंच, ये रहा आपके स्टूडेंट, चालू हो जाओगे। तो ये क्या है? प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में हम उस एम्प्लॉय को सिर्फ उसका काम बताते हैं और कुछ भी नहीं, कि आपको ये काम करना है बस। लेकिन ओरिएंटेशन में हम इसको फेमिलराइज कराते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन से, कि जैसे कि भाई ये फैक्ट्री किसकी है, इसके मालिक कौन कौन है, ताकि जब आए तो तुझे उसको सलाम ठोकना है भाई, उनको रेस्पेक्ट नहीं देगा तो भगा देंगे, उसी को मालिक आ रहा है उसको बोलो भाई कौन है तू, चल निकल यहाँ से। ऐसा नहीं होगा ना भाई, आपको पहले फेमिलराइज कराना पड़ेगा कि यहाँ के ओनर कौन कौन है, प्लस कि आपके साथ और कौन कौन लोग काम करेंगे। आपका काम खत्म हो जाने के बाद दूसरे लोगों का काम कैसे उसके साथ सिंक्रोनाइज होगा, ताकि उसको अपने काम की इंपॉर्टेंस पता पड़े। अगर इसने 1 मिनट की भी झपकी मार ली और यहाँ पे मशीन में माल डालना बंद हो गया तो हमारा हज़ारों रुपए का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो भाई पूरे प्रोसेस को उसको समझाना कि देख भाई तू ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये तेरा काम है, इसके आगे ये प्रोसेस होता है, यहाँ माल बनता है, ये माल यहाँ रखते हैं, ये निशान जी है, ये सुपरवाइज़र है, ये तेरे पे नज़र भी रखेंगे, तेरे को तनख्वाह भी यही देंगे और हमसे कोऑर्डिनेशन इन्हीं के थ्रू होगा। ये अपने ऑपरेटर साहब हैं, यही मशीन को अच्छे चलाना जानते हैं, तो जैसा ये कहे वैसा कर देना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। तो ये जब मैंने उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाया, ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए कि तेरी ये सैलरी है, इतने बजे से इतने बजे तुझे काम करना है, इतनी तुझे छुट्टियां मिलेगी, महीने की 1 छुट्टी तेरी अलाउड है, लेट आएगा तो ये पैसे कटेंगे, बिना बताए नहीं आएगा तो इतने पैसे कटेंगे, इन सब रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में समझाते हैं। तो क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। और ये ओरिएंटेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़े एम्प्लॉयज़ के लिए। जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके लिए ओरिएंटेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से वो ये जज करते हैं कि मुझे इस कंपनी में काम करना है कि नहीं करना। और अक्सर कंपनीज इनके बारे में बहुत सारी तैयारी करती है, कि जैसे जब मैं पहली बार कहीं पे आर्टिकलशिप के लिए गया था, जॉब लेने गया था, तो मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ तो उन लोगों ने क्या करा कि CA में एग्ज़ाम होते हैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, जिस महीने में एग्ज़ाम हुए सारे बच्चे उसके अगले महीने में क्या ले लेते हैं? आर्टिकलशिप ले लेते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई, मैंने आर्टिकलशिप ले ली कहीं और, यहीं कोटा में। फिर उसके बाद मैं गया मुंबई इस डेट पे मुंबई गया, तो मुझे यहाँ उन्होंने अपॉइंट किया ना, मुझे कहा कि 2 हफ्ते बाद आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो मैंने कहा क्या होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम? आप तो बस इस टाइम पे इस हॉल में आ जाना, पता पड़ जाएगा। मैं वहाँ पे गया तो मेरे साथ बाकी के 10-15 लोग और थे, और हमारे जो पार्टनर थे, जो मेरे सीनियर थे, जो मालिक थे उस फॉर्म के, सबसे छोटे लेवल वाले मालिक, वो आए और उन्होंने एक पूरी प्रेजेंटेशन बताई। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अपनी जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में तुम्हें हमने जॉब दी है, वो फॉर्म 1951-52 में बनी थी, मतलब ये 70-75 साल पुरानी फॉर्म है। प्लस उसमें ये 11 लोग पार्टनर है। अपने यहाँ पे टोटल 100 लोग तो आर्टिकल है और 150 लोगों की हमारी टीम है। हमारा जो फाउंडर मेंबर है उसका CA का नंबर सिर्फ 3 है। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत बड़ी जगह पे आ गया। मैं तो छोटी मोटी जगह ही समझ रहा था इसको, कि मैं आया, मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने रख भी लिया। मैं तो यही समझ रहा था तुम लोगों को। उन्होंने समझाया कि भाई कहाँ कहाँ उनका काम है, कौन कौन उनके पार्टनर है, उनके पार्टनर्स की कितनी पहुँच है। तो मेरे को लग गया ये बिल्कुल सही जगह पे आया, जो सीखने को मिलेगा यहीं से सीखने को मिलेगा। और उन्होंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। और मैंने कहा यार ये लोग कौन है मेरे साथ, इनकी भी आजकल में ही ज्वाइनिंग हुई है क्या? तो जब हम उन लोगों से मिला मैं, तो उन्होंने बताया यार हमारी ज्वाइनिंग तो 6 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ नहीं था, क्योंकि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे पूरा सेमिनार हॉल बुक करा के पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो ये 1-2 लोगों के लिए बार बार थोड़ी करेंगे कि इतने बड़े पार्टनर अपना काम दाम छोड़ के आपको पूरी कंपनी का इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, जब 10-20 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है तो उनका एक बंच बना के एक साथ क्या देते हैं, ओरिएंटेशन देते हैं। उससे हमें समझ पड़ता है कि हम किस जगह पे हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, आज मैं आपको पे कितनी भी दूँ, आपको 15,000 की पे यहाँ भी मिल रही है और 15,000 की पे गूगल में भी मिल रही है।
तो आप 15,000 कौन से वाले पसंद करोगे? गूगल वाले, क्योंकि आप गूगल को ऑलरेडी जानते हो। समझे कि नहीं? तो ये जो ओरिएंटेशन है जिससे आपकी जान पहचान कराई जा रही है, फेमिलराइज कराया जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि अब वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। प्लेसमेंट, इट रिफर्स टू एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, कि भाई प्लेसमेंट में हम उसको उसकी जगह बता देते हैं और पोस्ट फॉर विच पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड, बस इतना सा काम है भाई, ये आपकी जगह है, ये आपका काम है। अगला ओरिएंटेशन इज दस, प्लेसमेंट से कहीं ज़्यादा बड़ा क्या है? ओरिएंटेशन। मतलब अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जॉब लगेगी आपकी, जहाँ की बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, तो पहले तो पूरा दिन लेके आपको पूरी फैक्ट्री विजिट करवाई जाएगी कि देखो यहाँ यहाँ ये काम होता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। Orientation is thus introducing the selected employee to other employee and familiarizing him with the rules and policies of the organization। पहला इंट्रोड्यूस कराना और दूसरा familiarize कराना। इंट्रोड्यूस किससे कराएंगे? अदर एम्प्लॉयज से, मालिकों से, उसके कलीग से। और familiarize किससे कराएंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन से। This process of familiarization very crucial and may have lasting impact on his decision to stay on his job performance। ये एक लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है कि वो वहाँ पे रुकेगा और काम भी पूरे मन से करेगा। जैसे इससे पहले मैं जहाँ आर्टिकलशिप में था ना, वहाँ में मुझे कोई ऐसा ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं हुआ। प्लेसमेंट तो हुआ क्योंकि भैया कहाँ बैठना है जाके ये तो बताया जाएगा। तो उन्होंने, अब वो फॉर्म कैसी थी, ये एक कमरे बराबर की फॉर्म थी। यहाँ पे तो सेठ जी बैठ जाते थे अंदर छुप के, यहाँ पे एक उनका सुपरवाइज़र मेन बंदा, और यहाँ पे 3-4 चंगू बंगू जिसमें से एक में था। ठीक है, तो मेरे को बोलता कि बेटा ये 4 सीट में से जो भी खाली मिले वहाँ बैठ जाना। अब मैं रोज़ आता वहाँ बैठ जाता, मुझसे कोई काम कराते ही नहीं, बस बिठाए रखते हैं। कभी कभी कुछ काम आता तो कि बेटा ये चेक कर ले, ये चेक कर ले। एक बार अचानक से बहुत सारा काम आ गया, सीए की फॉर्म थी, ऑडिट करने के लिए किसी की बुक्स आ गई, तो बहुत सारी बुक्स आ गई। तो हम जैसे 4-5 लोग यहाँ बैठे और हम सब लोग चेक करे जा रहे। दिन भर का थक हार के मैं पहली बार इनसे मिला था, ये बाकी से। तो मैंने इनसे पूछा कौन हो भाई साहब? तो क्या आपकी तरह ही आर्टिकल है? मैं कितना टाइम हो गया कि ये कह रहा है देख ये तो अभी 6 महीने पहले आया है, मेरे को 1 साल हो गया, इसको 2 साल हो गया, इसकी आर्टिकलशिप खत्म होने को आई, 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। मैंने कहा है ये क्या चल रहा है? मतलब मैं पहले दिन आया तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ, और जिसका आखिरी दिन है वो भी यही काम कर रहा है। तो मतलब समझ में आया आपको कि मुझे 3 साल तक यही काम करना है? अब मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं ठीक है। अब मैं मेरी मम्मी से जाकर घर पे लड़ रहा हूँ कि मेरे को कोटा में रहना ही नहीं। मेरी मम्मी कही कोटा में नहीं रहना कि घर में नहीं रहना? मैंने कहा कोटा में नहीं रहना, घर में रहना है तो कोटा में ही रहना पड़ेगा, बाहर तो नहीं जाने दूँगी। और मेरी मम्मी, मतलब मेरी भी मम्मी मानती नहीं किसी बात को। 11 महीने तक ये लड़ाई चली, पूरे 11 महीने। उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो कहानी बाद में सुनाऊंगा। मान गई, वो मुंबई गया। तो मुंबई में मैंने देखा कि पहली बार में जो मुझसे काम कराया जा रहा है ना, दूसरी बार में पहला वाला काम तो करना ही करना है, प्लस एक काम और एक्स्ट्रा करना है। और जब मैं वहाँ पे 3 साल वाले आर्टिकल से मिला ना, तो क्या बोला, अरे आज तो मज़ा आ गया। मैंने क्यों, क्या मज़ा आ गया? आज तो मेरे को सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ले गए। मेरा कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? तो उसने मुझे बताया कि तुमने पिक्चरों में देखा होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे टेबल के यहाँ पे बैठे रहते हैं, सब आपस में बात करते हैं, कुछ लड़ भी जाते हैं। तो मेरे को सर वहाँ ले गए और मेरे को बिठाया सर ने वहाँ पर। अब सर बोल रहे थे, मेरे को बोलने से मना कर दिया कि तू बोलना मत, सिर्फ सुनना। मैंने कहा हाँ यार ये सब भी देखने को मिलता है। मैंने कहा हाँ यार फुल मज़ा आ जाता है, जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना अपन, वैसे वाला सीन हो जाता है। मैंने कहा भैया अब तो अपन को यही काम करना और कहीं काम नहीं करना। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट किससे पड़ता है? ओरिएंटेशन से, जो आपको फॉर्म का पूरा ओवरव्यू देता है। प्लेसमेंट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। इसके बाद अब क्या होगा? ट्रेनिंग। तो आप बताओ किसकी ट्रेनिंग सीखनी है तुमको? वो चंगू मंगू की सीखनी है, वो ऑपरेटर की सीखनी है, कि वो सुपरवाइज़र की सीखनी है, या मेरी ट्रेनिंग सिखा दूँ? एग्जाम्पल कौन सा लूँ? चंगू मंगू की ट्रेनिंग सीखेगा जो मैं सिखाऊँ? चल तेरे लिए चंगू मंगू वाली ट्रेनिंग। तो जो पहला वाला चंगू आया ना, उसको ट्रेनिंग कैसे दी? अब ट्रेनिंग कौन देगा? कौन प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग?
सुपरवाइजर को तो खुद को काम नहीं आता, वो तो खुद नया है। एक्सपीरियंस बंदा, जो हमारे केस में कौन है, ऑपरेटर, जो सीनियर जिसकी तुम कह रहे हो, एक्सपीरियंस बंदा जिसको काम आता हो। अब वो सिखाने में रहेगा तो काम कौन करेगा? तो दोनों तरीके से ट्रेनिंग होती है, दो अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग होती है। एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल ट्रेनिंग में आप जो काम कर रहे हो ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब बोलते हैं इसको। ऑन द जॉब में क्या होगा, आपको काम करते करते सिखाएंगे, करते करते सिखाएंगे। जैसे आप लोग वहाँ गए हो, कभी आपके मोहल्ले में या आसपास कभी गाड़ी ख़राब हुई हो तो किसी मैकेनिक के यहाँ गए हो, तो एक बड़ा मैकेनिक होता है, उसके साथ एक छोटू हमेशा रहता है। जिस छोटू से वो क्या मांगता रहता है, औजार मांगता रहता है। वो छोटू ये लिया, वो छोटू 13 नंबर का पाना लिया, ये वाला प्लायर लिया, ये वाला रिंच पाना लिया, ऐसे अलग अलग चीज़ें। तो वो छोटी की ट्रेनिंग चल रही होती है, जो बड़ा मैकेनिक छोटू को प्रोवाइड करता है। ये ऑन द जॉब होती है, काम करते करते। ऑफ द जॉब में क्या होता है कि पहले ट्रेनिंग के लिए आपको एक स्पेशल सेमिनार्स अटेंड कराए जाते हैं, वहाँ पे ट्रेन किया जाता है, बॉन्ड साइन कराया जाता है, उसके बाद काम पे रखा जाता है। ICICI प्रोडेंशियल में होता था कि जब भी वो किसी एजेंट को अपॉइंट करते थे तो 1 महीने की किसी रिजॉर्ट में ले जाके ट्रेनिंग देते थे। मज़ा आ जाता था जिसको ट्रेनिंग होती थी। उसने बाप दादा ने कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया हो, वो रिजॉर्ट में 1 महीने तक रहता था, और महीने के बाद बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के चल जाते थे। तो फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि जो भी अब ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा उसको कम से कम 3 साल का बॉन्ड तो साइन करना ही करना पड़ेगा। तो वो कौन सी ट्रेनिंग थी? ऑफ द जॉब। हम स्टाफिंग में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ट्रेनिंग किसको बोलते हैं। 3 एस्पेक्ट है, मैंने बोला रिक्रूटमेंट डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रेनिंग कौन देगा? एक्सपीरियंस बंदा देगा। हो सकता है वो घर का ही हो तो ऑन द जॉब कहलाएंगे, हो सकता है वो बाहर से कोई एक्सपर्ट बुलाया हो तो कौन सा कहलाएंगे? ऑफ द जॉब कहलाएंगे। अब जो चंगू था उसको ट्रेनिंग देने के लिए मैं वहीं था, मैं भी पूरे टाइम प्रोसेस देख ही रहा था, सीख ही रहा था कि कल को कोई चला जाए और मुझे किसी को लाना पड़े तो मुझे पता तो हो कि काम क्या होता है। तो उसने क्या कहा कि देख भाई, ये जब पहली मशीन में तो रॉ मटेरियल डालेगा ना, तो 20 मिनट्स तुझे चलाना है, उसको टाइम बता दिया, डाला 20 मिनट्स चलाना है, और बता दिया कि देख इतना बड़ा रॉ मटेरियल होता है, जब इतना सा रह जाए मतलब अपना काम हो गया, निकाल ले सबको। मशीन खुली रहती है, हाथ निकाल के तू डाल देख सकता है इतना हुआ कि नहीं हुआ, निकाल लिया। फिर अगली मशीन में डालना, अगली मशीन में डालेगा तो वहाँ पे भी मान लो 30 मिनट्स लगना है। 30 मिनट्स लगेगा तो बूढ़ा जैसा हो जाएगा, चूड़ा जैसा गर्म हो गया। तो फिर यहाँ रख लें, यहाँ पे एक साइलो बना हुआ होता है जहाँ से मटेरियल डलता है। वो कह रहा है साइलो कभी खाली नहीं होना चाहिए। साइलो के ऊपर इतना बड़ा टब इसीलिए रखा है कि वो हमेशा लबालब भरा हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये खाली हुआ सारा पूरी मशीन रुक जाएगी, और मशीन रुक गया तो 1 घंटे का प्रोसेस खत्म हो जाएगा हमारा। 1 घंटा लगेगा वापस चालू करने में, तो 1 घंटे का नुकसान हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये उस छोटी सी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? बिना ट्रेनिंग के वो चंगू काम कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था ना। तो ट्रेनिंग तो प्रॉब्लम ज़रूरी है। इवन जब मैं गया तो यार हम पढ़ के गए हैं, हमने कोई काम आज तक किया है क्या? तो पहले जो भी मुझसे काम कराएगा वो स्मॉल स्टेप्स में मुझे काम समझाएगा कि ए ये कर, बी ये कर, सी ये कर, और हमें उसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम हमारे सीनियर से बार बार कंसल्ट भी करेंगे। ये होती है ट्रेनिंग। और आपके जो नोट्स में लिखी हुई है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सर ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है? ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के पर्पस से होती है। इससे सिर्फ मालिक का भला होता है कि हम वो काम सिखा रहे हैं जो हमें उससे लेना है, और डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉई के पर्पस से कि यार इसका भी भला हो। जैसे यार हमारे यहाँ विकास जी, मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग नेचर के लिए आए थे, क्लीनिंग स्टाफ थे, सिर्फ उनका काम था साफ़ सफाई रखना। लेकिन जब यही पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे तो उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो धीरे धीरे हमने उनको प्रिंटिंग सिखाई, स्कैनिंग सिखाई, डॉक्यूमेंटेशन सिखाया, उनको बुक्स का अरेंजमेंट सिखाया, हमारे सारी जगह अलग अलग बताई ताकि लाने ले जाने का काम हो तो वो भी कर लें। आज वो एक ऑफिस बॉय से बढ़ के हमारे लिए ऑफिसर एक क्लर्क बन चुके हैं, जिनसे मैं छोटे मोटे लेवल का सारा काम करा सकता हूँ। अब मैं उनके पीछे पड़ रहा हूँ कि देखो भाई साहब टैली भी सीख लो। अगर आप टैली सीख लोगे तो अभी जो आपकी सैलरी उससे 1.5 गुना तो सैलरी मैं अगले महीने ही कर दूंगा, टैली सीख जाओगे तो। पर अगर नहीं सर मेरे को बहुत डर लगता है, उसमें तो कोई भूत आके मेरे को खा जाएगा। उनको ऐसा लगता है, जाने क्यों नहीं कर रहे, बस हेजिटेशन है, वो नहीं कर। तो एक दिन तो मैंने बोल दिया कि जिशान जी इनको टैली में कंपनी ओपन करना आना चाहिए, और जो मैं फ़ोन पे कहूँ उस पार्टिकल लेजर समझते हो आप लोग, अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, उस पार्टिकल लेजर खोल के बैलेंस देख के बताने आना चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं होगी आज ये घर नहीं जाएगी। तो इससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे अब टैली से भी क्या हो गए यूज्ड टू।
ये मैं मेरे भले के लिए नहीं कर रहा, मेरे पास ये चीज़ों के लिए 4 लोग ऑलरेडी हैं, और हम ये किसके लिए कर रहे हैं कि आपके साथ कोई बंदा जुड़ा है तो वो उस लेवल पे नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे उसको क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। डेवलपमेंट होता है आपकी पर्सनल ग्रोथ से। वहाँ पे इमीडिएट काम की बात हो रही है, यहाँ पे काम हो रही है आपकी ओवरऑल ग्रोथ की, यहाँ पे आपकी करियर प्लानिंग हो रही है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट, किस चीज का, टू इंप्रूव द करंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस या एम्प्लॉय का, कि किसके लिए, कि अभी जो काम कर रहे हो उसके लिए और फ्यूचर में जो काम करवाएंगे उसके लिए। बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयज एबिलिटी, कैसे भाई, मोटिवेट नहीं कर रहे, एबिलिटी बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ाएंगे बाय चेंजिंग द एम्प्लॉयज एटीट्यूड, इंक्रीजिंग हिज हर स्किल्स एंड नॉलेज। अब एटीट्यूड तो बढ़ेगा किससे, डेवलपमेंट से, और स्किल्स एंड नॉलेज बढ़ेगा किससे, ट्रेनिंग से। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे ट्रेनिंग कैसे होती है और डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बात क्या हुई, सर सेलेक्ट कर लिया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मिला लिया, डायरेक्ट थोड़ी शेयर को छोड़ देंगे जंगल में, जा भैया काम कर, पहले उसको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, ताकि जो काम करवाना चाहते हैं वो अच्छे से करे और सिर्फ वही काम करे, दूसरा काम ना करे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जैसे वो जो ऑपरेटर को रखा, मुंह मांगी कीमत पे रखा क्योंकि ज़रूरत थी, तो आप कैसे जज करेंगे कि ये काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने हमारी मशीन के हिसाब से कैपेसिटी सेट कर रखी थी कि इतना क्वांटिटी का प्रोडक्शन होना ही चाहिए। से फॉर एग्जांपल 1 टन मतलब 1000 kg, इतना प्रोडक्शन होना ही होना चाहिए। और ये स्पेसिफिकेशन एम्प्लॉय को पहले ही बता दिया गया कि भाई साहब पूरे 40,000 रुपये महीने के ले रहे हो, तो और ये मशीन की कैपेसिटी देख लो, 1.5 टन बनाने की है दिन में, आपको 1 टन तो निकाल के देना ही देना है। अब वो मेहनत करेगा क्योंकि उसको स्टैंडर्ड ऑलरेडी पता है, इतना काम। अब वो मेहनत करेगा और सुपरवाइज़र को बोल दिया आपको क्या करना है, रोज़ का एक्चुअल प्रोडक्शन क्या करना है, नोट करना है, और नोट करके मुझे महीने भर की रिपोर्ट बना के देनी है कि इसने कितना प्रोड्यूस किया। जैसा ये प्रोड्यूस करेगा ना, अगले महीने की तनख्वाह और अगला इसका प्रमोशन उसी के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो इस तरीके से मैं हर एम्प्लॉय का ऐसे स्टैंडर्ड सेट करता हूँ। सेट करने के बाद उसका परफॉर्मेंस जज करवाता हूँ, इवेल्युएट करवाता हूँ कि उसने कैसा काम किया, एज पर हिज स्टैंडर्ड, सही किया, कम किया या ज़्यादा किया, ठीक है। आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर सम टाइम, ट्रेनिंग कर ली, थर्ड टाइम का जॉब कर लिया, देयर इज अ नीड फॉर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मस्ट बी इवेल्युएटेड, कि हम जज करें, इवेल्युएट करें कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, ये पूरी लाइन वही के वही लिखी हुई, अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। क्या हम किससे इवेल्युएट करते हैं, उसके एक स्टैंडर्ड से। ये अपन ना डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस एक बार अब्दुल सर ने ज़रूर समझाया होगा। कंट्रोलिंग तक ओवरव्यू दिया है आपको कि कंट्रोलिंग में क्या होता है। मैंने प्लान कर लिया फैक्ट्री लगानी, ऑर्गेनाइज कर लिया कि ये स्ट्रक्चर रहेंगे, ये डिपार्टमेंट रहेंगे, मैंने स्टाफ को भी अपॉइंट कर लिया। अब स्टाफ अपना काम कर रहा है, अब मैं रोज़ का उनको क्या दूंगा, डायरेक्शन दूंगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। डायरेक्शन दे दिया मैंने, डायरेक्शन देने के बाद जो मैंने उनको काम सौंपा है ना, उसको अब मैं चेक भी करूँगा। इसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसको मैं चेक करूँगा कितना काम असल में हुआ। मेरे हिसाब से अगर संडे छुट्टी है, 30 दिन के महीने में 26 दिन निकल के आते हैं, तो 1 टन रोज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए, 26 टन का प्रोडक्शन होना चाहिए। मैं कह दूँगा चल कभी कभार लाइट वाइट चलेगी, कुछ हो गया तो चलेगा, मिनिमम 25 टन का तो प्रोडक्शन होना ही चाहिए। अब पूरा महीना बीत जाने के बाद मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि 25 टन का प्रोडक्शन हुआ कि नहीं। अब मैंने देखा प्रोडक्शन सिर्फ 20 टन का ही हुआ है, तो मैं रीज़न्स पूछूंगा कि सर 25 होना चाहिए था, 20 क्यों हुआ। तो अलग अलग रीज़न्स निकल के आएंगे। सर इनको काम नहीं आता, ज़्यादा टाइम इनको काम सिखाने में चला गया। सर आपके एरिया में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है तो जनरेटर लगवाओ। देन सर ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसकी ग्रेडिंग करो, स्टैंडर्डाइजेशन करो। ऐसे अलग अलग रीज़न निकल के आएंगे और उन रीजंस को फिर मैं क्या करूँगा, करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ताकि क्या हो, जो मैंने प्लान बनाया है उस ऑब्जेक्टिव तक मैं टाइमली क्या कर सकूँ, अचीव कर सकूँ। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ भी नहीं होता। आप अपनी पढ़ाई में भी अक्सर करते ही होंगे,
अभी 11th में तो बहुत कम हुआ होगा, 10th में आपके बोर्ड थे तो शायद आपने किया हो। आप अपना जितना भी टाइम आपके पास बचा होता है उसमें आप अपना सिलेबस डिवाइड कर लेते हो कि मुझे इतने इतने दिन में ये कोर्स कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट इतने दिन में। कभी किया है कि नहीं किया? हाँ, एग्ज़ाम के दिनों में तो किया ही होगा, सोचा तो ज़रूर होगा कि करेंगे, फिर हर महीने हम उसको चेंज ही करते रह जाते हैं। एक महीने में ये वाला सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए था, 10 चैप्टर होने चाहिए थे, अभी तो 1 महीना ही हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि पहले अपन ने 1 चैप्टर के 3 दिन दिए थे, अब 3 दिन नहीं, अब 1 चैप्टर अपन को 1 दिन में ही पढ़ना पड़ेगा। हुआ ही नहीं हुआ तुम्हारे लोगों से अभी 12th में हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं तो अक्सर कर दूँगा। फिर से टेस्ट है इनका, तो कितने बजे छोड़ूँ? 5:15 को छोड़ दूँगा। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि सिर्फ बता देते हैं कब कितना काम होना चाहिए, अगर उतना काम नहीं हुआ है तो रीज़न निकालते हैं और रीज़न को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि नेक्स्ट महीने तो मेरा 25 टन का प्रोडक्शन हो ही जाए। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में वही स्टैंडर्ड्स जो हम उसको एडवांस में ही बता देते हैं। स्टैंडर्ड्स आर नोन टू एम्प्लॉइज इन एडवांस, सुपीरियर प्रिपेयर फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हर सुपीरियर को अपने नीचे वाले अपने सबऑर्डिनेट की एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि इसने कैसा काम किया, कैसा काम किया, कैसा काम किया। वो रिपोर्ट बना के देता है, तो उसके बेस पे उसका प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग करी जाती है कि ये बंदा काम का है, इसको क्या कर दो आप, प्रमोट कर दो, इसको प्रमोट करो और धीरे धीरे इसको फर्स्ट से कहाँ ले जाना है, आपको अर्श पे ले जाना है। तो धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग भी करी जाती है और उसी हिसाब से उसका पूरा ग्रोथ प्लान बनाया जाता है कि थोड़े टाइम यहाँ काम कराएंगे, थोड़ा टाइम यहाँ काम कराएंगे, थोड़ा टाइम यहाँ काम कराएंगे। आप लोगों में से कितने लोग बैंक जाते हैं रेगुलर बेसिस पे मम्मी पापा के किसी काम के लिए? बहुत कम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगली बार मम्मी पापा को पहले ही बोल देना बैंक का कुछ काम हो तो हमें दे देना, पहले हमसे ही कराया करें, हमें ज़रूर साथ लेके चला करो। बहुत ज़रूरी है अगर आप ये बैंकिंग सीख गए। मतलब मैं आज के ज़माने में कुछ ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार लोगों को जानता हूँ जो आराम से 25,000 रुपये सैलरी उठाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बैंकिंग का काम आता है। कि बस उनको इतना आता है कि पैसे कहाँ जमा कराते हैं, पैसे कहाँ से विड्रॉ करते हैं, कौन सा फॉर्म किस इंक से भरना होता है, किस में कैपिटल लिखना होता है, किस में स्मॉल लिखना होता है, सील साइन कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। इतने काम के लिए 25,000 मिलते हैं। अगर आप लोगों में से कोई बैंक गया हो और रेगुलर बेसिस पे जाता हो तो उसने एक बात नोटिस करी होगी कि लास्ट टाइम जब हम पैसे जमा कराने आए थे तो जो स्टाफ उस डब्बे के अंदर बैठा था, इस बार वही स्टाफ आगे टेबल पे बैठा है ना। ये उनका राउंड द टेबल चलता रहता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि ये एक तरीके की ट्रेनिंग होती है कि पहले मैंने उसको डब्बे के अंदर का काम बता दिया, फिर मैं उसको डेस्क 1 का काम सिखाऊंगा, ये ट्रांसफ़र हो गया उसका। अब कोई और बंदा आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये काम पूरा सीख जाएगा तो यहाँ, फिर ये काम पूरा सीख जाएगा तो यहाँ। भैया ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपन ने? ये टप्पे क्यों खुलवा रहे हो? क्या ज़रूरत आ गई? मैंने काम सिखा दिया, बढ़िया काम कर रहा है तो यहाँ रखना। क्यों करता है? क्योंकि बैंक को पता है ये काम अच्छा कर रहा है ना, तो इसको प्रमोट कैसे करेंगे, अगली लेवल पे कैसे लेके जाएंगे। लेवल पे तो वही पहुँचेगा ना जिसको नीचे लेवल के चारों काम आते होंगे, वही टॉप लेवल पे पहुँचेगा। अब यार उसको लेवल 1 का एक ही काम आता है, बाकी के 3 काम की खबर ही नहीं है, तो मैं इसको तो कभी प्रमोट ही नहीं कर पाऊँगा। तो सर हमने ठेका थोड़ी लिया इसको प्रमोट करने का। ये भी तो सोचो, ऑर्गेनाइजेशन को क्या गरज है कि इसको प्रमोट करना ही करना है, ऐसा कौन सा दिल लग गया उससे भाई। तो क्या बोल रहे हैं, अबे ज़रूरत हमारी ही है। कल को ये ऊपर वाला मैनेजर जाएगा छोड़ के तो फिर किसको बनाएंगे मैनेजर? ये 4 तो चंगू के चंगू ही रहेंगे, मंगू का मंगू ही रहेगा। हमारा ऑपरेटर कौन बनेगा? आज 40,000 रुपये में 10,000 तो मैं उसको यही सोच के दे रहा हूँ कि ये जब काम करेगा कि ये 2 लोग सीखेंगे, और जिनकी सैलरी 8,000 है, कल को ये निमट भी गया और इसमें से एक बंदे ने काम ढंग से सीख लिया तो इसको मैं 8 के बजाय 25 दूंगा, तो मेरा भी फ़ायदा है और इसका भी फ़ायदा है, और मेरी फैक्ट्री भी कभी नहीं रुकेगी। नहीं तो मैं उल्टा, वो ऑपरेटर मालिक बन जाता है, हम नौकर बन जाते हैं। वो जैसा करता है वैसा वैसा नाचना पड़ता है। वो कहता है इस मशीन में खराबी है, ये चेंज करो, इस मशीन में खराबी है, ये चेंज करो। तो भाई हमारी भी गरज है कि हम क्या करना चाहते हैं, उसकी कैरियर प्लानिंग करना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो देन प्रमोशन रिफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजीशन। प्रमोशन मतलब कि उसको क्या दो भाई, हायर जॉब पोजीशन दो। और प्रमोशन वाला टर्म अपन बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट में।
जब अपन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन ट्रांसफ़र और प्रमोशन भी डिटेल में पढ़ेंगे कि हायर जॉब पे प्रमोट करने का मतलब क्या होता है विथ मोर पे। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब प्रमोशन होगा तो क्या होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा उसको, ठीक है। मोर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन मीन्स 3 चीज़ लेके आएगा, एक तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, एक आपको जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है ना कि हमारा क्या होगा, प्रमोशन हो गया। जिसको प्रमोशन मिलता है वो पार्टी देता है। पार्टी क्यों देता है भाई, खुशी मिलती है उसको कि एक तो पैसा ज़्यादा मिलेगा और प्लस मैंने कुछ करके दिखाया, मेरे साथ 4 लोग थे तो 4 में से प्रमोशन मुझे मिला है, तो आई एम द विनर, वो वाली फीलिंग आती है। देन अब भैया प्रमोशन है तो पहले खुद के काम की जिम्मेदारी थी, अब ऊपर आके बैठ गया तो अब तो चारों के काम की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तेरे ऊपर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट। सर कौन सी फीडबैक रिपोर्ट, ये रहे जो आपके सुपरवाइजर ने दी थी। गिवन दे आर गिवन प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर जॉब पोजीशन, कि आपकी फीडबैक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको प्रमोशन, हायर जॉब पोजीशन प्रोवाइड करी जाती है, ठीक। बेटा बिना पेन पेंसिल के पढ़ने वाला गधा, जब तक आप ये अंडरलाइन करना नहीं सीखोगे ना और मेरे द्वारा बोली गई इंपॉर्टेंट बातें वहाँ लिखना नहीं सीखोगे, कोई मतलब का नहीं है तुम्हारा पढ़ना। ये तुम खाली पिक्चर देखने आए हो, देख के चले जाओगे, कल को फिर से भूल जाओगे, है ना। तो रंगोली बनाना सीख लो। मैं 1 2 3 मेरे लिए थोड़ी लिख रहा हूँ, ये 1 2 3 तुम्हें भी लिखना है, ताकि अगली बार जब तुम इस डेफिनेशन को याद रखो तो तुम्हें याद हो कि 3 चीज़ लिखनी है। मेरा काम आसान है, 3 चीज़ लिख दी, उसके आगे पीछे इज, द, व्हेन, वेयर सब लगा दूंगा तो अपने आप डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, जो नंबरिंग मैं कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद भी मेरे मुंह से निकले हुए कुछ मोतियाँ तुम्हें पसंद आ जाए तो चुन लो, उनको वहाँ पे नक्श कर दो, लिख दो कि सर ने इस एग्जाम्पल समझाया था। अगली बार पढ़ोगे तो एग्जाम्पल पढ़ते ही आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, कंपनसेशन। सर हर चीज़ का क्या होती है, कॉस्ट होती है, तो मुझे कॉस्ट तो बतानी पड़ेगी ना। आज जब वो ऑपरेटर ने, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ऑपरेटर की सैलरी होती है 25,000, मेरे दोस्त ने भी बोला था कि 25,000 में हमारे यहाँ ऑपरेटर काम करता है, ऑपरेटर की सैलरी 25,000 होगी। तो मैंने उसके हिसाब से मेरी पूरी गणित बिठा रखी थी कि 40 रुपये का मटीरियल आएगा, इतने लाख रुपए का मटीरियल आएगा, इतना रेंट है, इतने बिजली का बिल आएगा, इतनी सैलरी दूंगा तो मेरा इतना प्रॉफिट निकलेगा। अब मैं अगर उसको ज़्यादा पैसे देने लग जाऊंगा तो मेरी तो पूरी गणित ही बिगड़ जाएगी। ये जो मैं उसको एक्स्ट्रा 15,000 रुपये दे रहा हूँ, ये हर महीने कहाँ से दे रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट में से दे रहा हूँ। तो फिर पहले 40,000 रुपये पे डन करने से पहले मुझे मेरी पूरी गणित रिवाइज़ करनी पड़ी कि असल में अपने पास इतने पैसे बच भी रहे हैं कि नहीं बच रहे कि इसको अपन इतनी सैलरी दे सकते हैं, या फिर ये बंदा हमें इतना कमा के दे भी रहा है कि इसको 40 दे या ना दे, बंद करो, ख़त्म करो, दूसरे को लाओ। तो उसके लिए हमें कॉस्ट पता करनी पड़ेगी कि हमें इस जॉब की कॉस्ट क्या है और उसके लिए हम प्राइस क्या पे कर सकते हैं। तो कंपनसेशन रिफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब। और वो राजू रस्तोगी का इंटरव्यू की बात करी थी ना अपन, हाँ, तो उसमें क्या बोला, सैलरी कितनी लोग डिस्कस कर ले, तो सैलरी डिस्कस करी जाती है और सैलरी 2 तरीके से होती है, इन कैश और इन काइंड। एक तो आपको कैश दिया जाता है अलग अलग रीज़न से। कैश में भी 2 चीज़ होती है, एक तो होता है बेसिक पे और एक होता है अलाउंसेस। बेसिक पे मतलब हो सकता है कि आपका बेसिक पे बहुत कम हो, मींस अब जब आप बड़े हो जाओगे हम आपको इनकम टैक्स सिखाएंगे या फिर जब आपकी जॉब लगेगी तब आपको बताया जाएगा कि आपको जो 15 लाख का पैकेज बोला था ना, उस 15 लाख में से आपके पास तो 7-8 लाख रुपये ही आ रहे हैं। सर बाकी के कहाँ जा रहे हैं? 8 लाख भी है तो बाकी के 7 लाख में से मोटा हिस्सा किसका काट लिया जाएगा? इनकम टैक्स का। फिर एक हिस्सा काट लिया जाएगा प्रोविडेंट फंड का, एक हिस्सा काट लिया जाएगा पेंशन का, एक हिस्सा काट लिया जाएगा XYZ कुछ छोटी मोटी चीज़ों का। तो हाथ में जो पैसा आता है ना वो बहुत कम आता है। अब 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होता है कि जो मॉनेटरी है उसको भी एक तो बेसिक बोलते हैं और एक बोलते हैं अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। मतलब मेरे को मुंबई में जॉब लगी तो मैं वो जो सैलरी डिस्कस करने में बात हो रही है ना, तो मैं क्या कहूँगा, भाई साहब मुंबई में रहूँगा, 25,000 तो मुझे रेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, आप 25,000 रुपये हमसे हाउस रेंट अलाउंस ले लो। हाउस रेंट अलाउंस ले लो मतलब कि आपका हर महीने का रेंट बनता है ना 25,000 रुपये, हर महीने का रेंट के लिए 25,000 अलग से दूँगा। ठीक है, मैं वो आऊँगा जाऊँगा तो वो टैक्सी वैक्सी के भी पैसे खर्च हो गए, कितने हो जाएंगे? 5,000 रुपये उसके भी खर्च होंगे। कि ठीक है, 5,000 का आप हमसे कन्वेंस अलाउंस भी ले लो। ऐसे करके अलग अलग तरीके के अलाउंस दिए जाते हैं
तो वो मिलती है हमारी एक सैलरी। और कुछ होशियार एम्प्लॉयर जो कहते हैं 25,000 का रेंट लेने से क्या मतलब है, हमारा एक फ्लैट खाली पड़ा है, आप वहाँ फ्लैट में ही रह लो, आपका पैसा बच जाएगा, हमारा पैसा बच जाएगा, हमारे फ्लैट में रह लो, आपको तो रहना ही है, और जिस लोकेशन में आप मांग रहे हो उससे अच्छी लोकेशन पे वहाँ लेके चले जाओ। तो वो भी उनके लिए तो मेरे लिए कॉस्ट ही लगी ना, समझेंगे रे। एम्प्लॉयर का तो उस एम्प्लॉय के चक्कर में खर्चा ही हो रहा है। हो सकता था उस फ्लैट को वो किसी और को किराए पे देके पैसे कमा लेता, अब वो नहीं कमा पाएगा। तो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है वो एम्प्लॉयर के लिए दो तरीके से गवर्न होती है, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में भी 50 ब्रेकअप है, नॉन मॉनेटरी में भी 50 ब्रेकअप है। आपको हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कंपनसेशन मतलब जो एम्प्लॉय को मिल रहा है वो नहीं, जो एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है वो, आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। इट रिफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब, इंक्लूड्स पेज, रिवॉर्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉयज। 3 चीज आई, एक उसका बेसिक पे, दूसरा टाइम टू टाइम उसको रिवॉर्ड, और तीसरा उसके टारगेट के अकॉर्डिंगली उसका इंसेंटिव्स। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट कैसे, 25,000 तुम्हें ही दे दिए, तुम्हारी मर्जी से घर ले लो, तो ये डायरेक्ट। हमने तुम्हारे लिए घर पसंद कर रखा है, वहाँ चले जाओ, तो इनडायरेक्टली पैसा तो तुम्हें ही मिल रहा है, तुम्हारे ऊपर ही खर्च हो रहा है। डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट पेमेंट्स सच एज वेजेस एंड सैलरीज एक्सेट्रा, इनडायरेक्ट पेमेंट्स एक्सेट्रा मतलब मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब सब चीज़ समझाने का टाइम नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी, हर एम्प्लॉयर अपने स्टाफ को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि घर में आपको या आपके परिवार जन को कुछ भी हो तो ये हॉस्पिटल के साथ हमने टाई अप कर रखा है, वहाँ जाके इलाज करवा लेना, पैसे हम दें, ठीक है। इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और आपका लाइफ इंश्योरेंस हमारी तरफ से है। हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया तो मेडिकल फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, बीमार पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा दे देगी, ठीक है। द मैनेजर मस्ट फिक्स द राइट कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन टाइप ऑफ जॉब, कि राइट कंपनसेशन फिक्स होना चाहिए कि कितनी क्या उसकी जॉब है और कैसी क्वालिटी का वो काम करता है। जो अच्छा काम करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कम काम कर रहा है उसको कम मिलना चाहिए। बायोडाटा सी।